हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री के बारे में डील कर रहे हैं, केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। और आप लोग देख रहे हैं मुझे कैंप स्पेस चैनल पर। तो एक बार तो मैं आपका सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ दोबारा से कैंप स्पेस चैनल पर। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री होता है, वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया है, पूरा पार्ट ख़त्म कर दिया है। उसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आपको मिल जाएगी आज या कल की डेट में। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए हैं, उसके क्वेश्चंस डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको आज या कल की डेट में मिल जाएगा। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और नया चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। ये केवल क्लास 11th के लिए नहीं, आगे आने वाली जो भी केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस आप 11th 12th में जो भी पार्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, उसमें इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अपने आप में होता है। तो आप लोग, अब आप लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि भाई ऐसा कौन सा चैप्टर है ये। तो चैप्टर कौन सा है बेटा जी? ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बातें हम लोग करने वाले हैं आज। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। जैसा कि नाम ही बता रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ भाई? एटम का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से एटम के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, या उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की किस तरीके से डिस्कवरी हुई, कहाँ से आया, किसने क्या बोला, क्या कुछ हुआ, कौन कौन सी थ्योरीज आई, किस किस ने क्या क्या बताया, सब बातें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है, जिसका नाम क्या है? क्वांटम नंबर्स होता है। वो क्वांटम नंबर्स हमें बहुत हेल्प करेंगे किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर के अंदर। जैसे इससे नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ होगा हमारे लिए कौन? क्वांटम नंबर्स। और जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ चुके होंगे, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी आ जाएंगी एलिमेंट्स की। पीरियड टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स, ग्रुप्स वगैरह जो भी होते हैं, वो सब डिटरमाइन कर लेंगे हम अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। कहानी क्या है इस चैप्टर के अंदर, देखिएगा बेटा जी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब, क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ज़रा देखो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ेंगे ज़रा देखिएगा। अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं ज़रा हम। देखिएगा हमने क्या किया था चैप्टर फर्स्ट के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था। वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी, जब नाम थ्योरी लिखा है तो इसका मतलब वो थ्योरेटिकल ही थी, थ्योरेटिकल थी वो, ठीक है। अब वो थ्योरेटिकल थी, लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, वो तो थ्योरेटिकल थी, जिसमें ये बताया गया था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये सब बातें हमने पढ़ा था कि एक तरीके के एलिमेंट्स के सारे एटम्स का मास, शेप, साइज सब इक्वल होता है। ये सब चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स होते थे, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था इस बारे में। लेकिन वो थ्योरी क्या थी? थ्योरेटिकल थी। लेकिन अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11th के। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग क्या बातें करेंगे? सारी की सारी बातें जो होंगी वो एक्सपेरिमेंटल होंगी। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट्स की बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट्स की बातें करने वाले हैं बेटा जी। देखिएगा तो होगा क्या इस चैप्टर के अंदर, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है, सब सारी चीज़ों को समझना है, कैसे कौन सी चीज़ डिस्कवर हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब क्या होता है कि डाल्टन ने बोला था कि एटम जो होता है इस दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल है। यानी डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था ऐसा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट,
यानी कि एटम के अलावा इस दुनिया में इससे छोटा कुछ नहीं होता। और ये भी बोला था कि एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट्स की बातें हम लोग करेंगे, वहां पर आपको पता लगेगा कि एटम जो होता है, एटम के अंदर तो कुछ और छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब जो जॉन डाल्टन जी थे हमारे, जॉन डाल्टन भाई साहब जो थे हमारे, उनने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था, जो कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये प्रूव हो जाता था, ये वैलिड हो जाता था। ये थ्योरी इस बात को समझा देती थी हमें। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी बता देती थी वो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी क्या करती थी वो? एक्सप्लेन करती थी। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इस चीज को भी एक्सप्लेन, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले लॉ को भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती थी। लेकिन जब कहा जाता था ऐसा कुछ, कैसा कहा जाता था? देखिएगा, अगर ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ आई है तो समझिएगा जरा। अगर बोला जाए कि व्हेन ए इबोनाइट और ग्लास और इबोनाइट रोड is rubbed with silk or fur, they acquires some charge। वो क्या करते हैं? कुछ चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप क्या करो कि एक ग्लास रोड लें और उस ग्लास रोड को कुछ इस तरीके से घिस दें, सिल्क के ऊपर ऐसे घिस देंगे उसको। मान लो ये ग्लास रोड है और इसको आप घिस रहे हैं ऐसे सिल्क के ऊपर। मान लो ये कपड़ा है, इस कपड़े पर घिस रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे सिल्क के ऊपर घिस रहा हूं। मान लो ये सिल्क होता है, तो क्या होता है, ग्लास रोड जो है उसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है। उस चार्ज डेवलप की वजह से फिर आप उस ग्लास रोड को अगर मिट्टी में लेकर के जाते हैं, कहीं भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जहां पर मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल जहां पर पड़े होते, उन पार्टिकल्स के पास अगर आप उनको लेके जाते हैं तो उन पार्टिकल्स को वो क्या करता? अट्रैक्ट करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। और इसका मतलब क्या है कि उस सिल्क के ऊपर रब करने से उस ग्लास या इबोनाइट रोड के ऊपर क्या हो गया बेटा जी? चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज डेवलप मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। लेकिन ये बात जो है, ये जो चीज मैंने लिखी है, ये जो मैंने एक पॉइंट लिखा है यहां पर, could not be explained by Dalton's atomic theory। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने जो भी बातें की वो सब बातें थ्योरेटिकल बातें थी, एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं था उसके अंदर। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग सारी एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेरिमेंटल बिहाफ पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब जब ऐसा देखा गया कि चार्ज डेवलप हो गया, चार्ज जनरेट हो गया, तो फिर हमें क्या पता लगा? फिर साइंटिस्ट आने लगे कुछ, जैसे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फेराडे। फेराडे के हम जब क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब उसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर फेराडे के कुछ लॉज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया करके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करना स्टार्ट की और वो सक्सेसफुल भी हुए उस डिस्कवरी को करने में। अब डिस्कवरी करी तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की,
किसने की? फेराडे ने की। अब फेराडे ने डिस्कवरी की तो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया होगा, उस सेटअप के अकॉर्डिंग उस सेटअप से डिस्कवरी हुई होगी। अब उस सेटअप को समझना है जरा, कैसे वो सेटअप तैयार किया गया, कैसे वो सेटअप तैयार किया गया, जरा समझो इस बात को। सबसे पहले क्या किया, फेराडे ने एक इस तरीके से एक ट्यूब ले ली, कुछ ऐसी, इस तरीके की दिखने वाली एक ट्यूब ले ली उनने। और ट्यूब के बाद उनने क्या किया, उस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड्स सेट कर दिए, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स सेट कर दिए वहां पर, ठीक है। और फिर इन इलेक्ट्रोड्स को बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से उनको बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी के अंदर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जिस टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा उसके ऊपर भी चार्ज वैसा ही आ जाएगा, नेगेटिव ये चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज ये हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड का नाम हमने क्या रख दिया, कैथोड रख दिया। क्या कहते हैं उसको, हम कैथोड कहते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड जो हैं ये मेटल के बने हुए हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं ये। क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं ये। अगर इसको आप और क्लियरली समझना चाह रहे हैं तो देखिएगा, थोड़ा सा और मैं इसको चेंज करके बना देता हूं। देखिएगा कैसे बनाया गया ये कुछ इस तरीके से बनाया गया। ऐसा था ये इलेक्ट्रोड, कैसा था, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड है। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड है ये। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का मतलब समझते हैं आप, छिद्रित इलेक्ट्रोड है, यानी छोटे छोटे पोर्स हैं उसके अंदर, छेद हैं छोटे छोटे उस इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, अब ये जो ट्यूब ली इनने, ये जो ट्यूब ले रखी है जिसके अंदर ये पूरा सेटअप बनाया गया है, इस ट्यूब का नाम क्या होता है, जरा समझिएगा, जरा समझिएगा ध्यान से। इस ट्यूब को हम लोग कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CRT भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक बातें। अब हुआ क्या कि जब इन लोगों ने, क्या हुआ, जब इन लोगों ने बैटरी को ऑन किया तो बेटा जी क्या हुआ, इनको कुछ ऐसा दिखा कि एनोड और कैथोड दोनों में ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी जुड़ी हुई, यानी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो दोनों की तरफ से रेज निकलना स्टार्ट होंगी, लेकिन एनोड जो है परफोरेटेड है, टूटा हुआ है, छिद्रित है, छोटे छोटे छेद हैं उसके अंदर, तो उसका सरफेस एरिया कम है, तो नंबर ऑफ रेज जो होंगी वो ज़्यादा कहाँ से निकलेगी, कैथोड की तरफ से निकलेंगी। तो एज ए होल कैसा दिखा कि रेज जो हैं वो कहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं, कैथोड की तरफ से रेज निकलती हुई आई। किस तरीके से, ऐसे रेज निकलती हुई दिखाई दी हमें, कुछ इस तरीके की रेज निकलती हुई दिखाई दी। अब ये रेज नेगेटिव चार्ज से निकल करके, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से निकल करके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं। तो इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि इन रेज के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ तो तभी जाएंगे जब इन पे नेगेटिव चार्ज होगा, अदरवाइज तो ये नेगेटिव की तरफ जानी चाहिए थी अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो। और ये रेज निकली है कैथोड की तरफ से, इसलिए इन रेज का नाम क्या रख दिया गया, कैथोड रेज। क्या नाम रखा गया, कैथोड रेज नाम रखा गया इनका। और कैथोड रेज नाम रख करके इसीलिए ही एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं हम लोग, ये जो ऊपर एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी क्या रखा गया बेटा जी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट नाम रखा गया है इसका। अब क्या हुआ कि यहां से देखा गया कि भाई रेज कैथोड की तरफ से निकली हैं और जा कहाँ रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। तो अब क्या पता लगाया इन लोगों ने, अब क्या लगा पता, जरा देखो इस बात को, कि
अब ये जो रेज हैं, ये रेज कैथोड से निकल रहे नेगेटिवली चार्ज है, और इन नेगेटिव चार्जेस को, यानी जिसकी वजह से कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज आया, उस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम जरा देखो। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसकी वजह से रेज पे नेगेटिव चार्ज आया, उसी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम क्या रखा गया बेटा जी? इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया उसका। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई और ऊपर माइनस चार्ज इस तरीके से लगाते हैं, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन, उसी को हमने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, इलेक्ट्रॉन के तरीके से डिफाइन कर दिया। ये बात समझ आई आपको तो बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक चीज और समझिएगा जरा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक चीज और समझेंगे जरा हम लोग। क्या हुआ कि ये जो रेज हैं, अब ये बात तो पता लग गई कि रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। उसके साथ ही साथ अब ये बात पता करनी थी फैराडे को कि भाई ये रेज एनोड इलेक्ट्रोड तक जाकर रुक जाती है या उससे भी आगे जाती है, यानी रेज वहां तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। पहली बात तो ये रेज जो है ये इनविजिबल होती है, नेकेड आई से नहीं दिखाई देती हैं। तो इनको देखने के लिए इनने क्या किया, इस एनोड इलेक्ट्रोड के पीछे की साइड इस ट्यूब के ऊपर क्या करा दिया बेटा जी? एक कोटिंग करा दी गई। ये कोटिंग करा दी इनने, इस तरीके से एक कोटिंग करा दी गई। इस तरीके से एक कोटिंग करा दी गई भाई। अब उस कोटिंग का नाम क्या था? कोटिंग थी वो, बोल देंगे हम लोग फ्लोरोसेंट या फोस्फोरिसेंट मटेरियल की कोटिंग है। यानी कि एक ऐसा मटेरियल होता है जिस पर जब लाइट पड़ेगी, जब रेज पड़ेंगी आकर के, जैसे कैथोड रेज इसके ऊपर आके टकराएंगी तो ये क्या करेगा? शाइन करेगा, चमकेगा। और ये जनरली ये जो कोटिंग थी बेटा जी, ये कोटिंग किस मटेरियल की होती थी? जनरली ये कोटिंग जिंक सल्फाइड की कराई जाती थी, जो कि एक फ्लोरोसेंट फोस्फोरेसेंट मटेरियल होता है, जिस पे लाइट पड़ने पर या रेज पड़ने पर क्या होता है? चमकता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnS होता है। अब देखिएगा यहां से क्या हुआ कि रेज जो हैं वो पास करके अगर यहाँ चली जाती है यहाँ तक, यानी रेज को ये पता करना है कि रेज आगे जा रही है कि नहीं जा रही है। तो कैसे पता लगेगा? वो इस मटेरियल के ऊपर जैसे टकराएंगे तो मटेरियल वहीं जहाँ पर रेज टकराएंगे जाकर के वहीं से मटेरियल क्या करेगा? चमकना स्टार्ट कर देगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, शाइन करना स्टार्ट कर देगा। बेटा जी इसी बात को देख करके क्या हुआ, ये जो कैथोड रे ट्यूब है, ये कैथोड रे ट्यूब जो बनाई गई है, इस कैथोड रे ट्यूब को देख करके ही, CRT को देख करके ही क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ टेलीविजन हो गया। टेलीविजन के अंदर भी, टेलीविजन भी किस कॉन्सेप्ट पर बना है? CRT पर, कैथोड रे ट्यूब के एक प्रोसेस पर या कैथोड रे ट्यूब के ही फंडा के ऊपर टेलीविजन बना होता है। जो मैं बड़े टीवी आते थे, बड़े साइज के जो टेलीविजन आते थे पहले, आजकल तो LED या OLED या QLED अलग अलग आते हैं, लेकिन मैं बड़े साइज के जो टीवी आते थे उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो कुछ पीछे से ऐसे होते थे, बड़े से पीछे, उनके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसे रेज, एक कैथोड रे लगी हुई थी, ट्यूब लगी होती थी, यहाँ से ये ऐसे रेज जाती थी और रेज ऐसे इमर्ज करती हुई जाती थी। जैसे वो स्क्रीन के ऊपर फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग रहती थी, जैसे जिंक सल्फाइड। तो जैसे ही रेज उस स्क्रीन के ऊपर जाके टकराती थी, उस रेज के टकराने से वो वहाँ से चमकना शुरू कर देता था वो फ्लोरोसेंट मटेरियल, और वहीं से क्या हो जाता था? फोटो बन जाती थी, और उसी से ही टेलीविज़न यानी टीवी की डिस्कवरी हो गई। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी गई। क्या मानी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कंसिडर की गई, जो कि क्या थी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। अब देखिएगा बेटा जी, अब हमने बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस किया इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के, लेकिन अब हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें हमने देखी,
क्या क्या चीज़ें विजुअलाइज की इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के, जरा देखिएगा, समझते हैं। एक्सपेरिमेंट के साथ ही समझेंगे यहीं पर, देखिएगा जरा। देखिएगा जरा। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। ऑब्जर्वेशंस अगर बात करूं मैं, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल गई, उन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। देखिएगा जरा। फर्स्ट पॉइंट क्या देखने को मिला हमें, जो कैथोड रेज होती है हमारी, कैथोड रेज starts from the cathode and moves towards the anode. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कुछ दो तीन ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स द एनोड की तरफ मूव करती हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, दीज रेज आर इनविजिबल विद नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से आप लोग इन रेज को नहीं देख सकते हैं। Therefore, a coating of fluorescent या phosphorescent material was done। इसीलिए फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की एक कोटिंग की गई, जिससे कि क्या फ़ायदा हो जाएगा, जिससे कि जैसे ही उसके ऊपर रेस टकराएंगी जा करके तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, चमकना स्टार्ट कर देगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड these rays travel in straight line। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होती हैं, ट्रेवल करती हैं। अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी ना लगा हो तो ये रेज स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं। क्लियर है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको और बता देता हूं, जरा देखिएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर देख लेते हैं जरा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या रही, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज does not depend on the material
ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड, यानी जो मटेरियल आपने जिस भी तरीके का इलेक्ट्रोड मटेरियल यूज क्यों ना किया हो, कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपने किस तरीके के मटेरियल को यूज किया है वो कैथोड रेज को जनरेट करने के लिए। क्लियर है ये बातें आपको? अगर ये सब बातें क्लियर है तो ये सब यहीं से ही यहाँ से इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन नाम की चीज की डिस्कवरी हुई, जो कि क्या था, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। लेकिन डाल्टन ने हमें शुरुआत में क्या कहा था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आप समझ पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि एटम जो है सबसे छोटी चीज नहीं होती दुनिया में, एटम से भी छोटी चीजें होती है। सब एटॉमिक का मतलब एटम से भी छोटे, यानी एटम के अंदर एग्जिस्ट करने वाले पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर एग्जिस्ट करने वाले एक पार्टिकल की डिस्कवरी मैंने आपको बताई है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बारे में क्या हुआ, बाद में इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकाला गया। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज कैलकुलेटेड। ये कैसे कैलकुलेट किया गया, जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा बेटा जी, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ही क्या किया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लगा दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, और एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी। अब एक बार क्या किया गया है, एक बार तो सिंगल टाइम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो अब नेगेटिवली चार्ज्ड रेज है हमारी, तो रेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगी वो, यानी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी वो। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड में भी वो बिहेव करेगी एज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के तरीके, जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है वैसे वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करेंगे। बाद में क्या किया गया, उन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि रेज जिस डायरेक्शन में, यानी पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर किसी एक डायरेक्शन, मान लो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जा रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड लगाने में मान लो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जा रही थी। लेकिन बाद में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से बैलेंस करके अप्लाई किया गया ताकि हमारी जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जाए, जहां पर उनको जाना था वहीं पर जाए। उससे क्या हुआ, चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट होकर के आया हमारा। चार्ज टू मास रेशियो यानी E/me निकल के आया, जो कि क्या था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। 11 कूलम पर केजी। ये चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट हो गया हमारा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत बेसिक सी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग इसका। इसके बाद चार्ज टू मास रेशियो निकालने के बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट होते थे हमारे मुलिकन नाम के साइंटिस्ट होते थे। उनने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नाम रखा गया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसका नाम रखा गया हमारे लिए। उस मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का यूज क्या था, या किस लिए उस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। इट वॉज यूज्ड टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया गया वो। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जब यूज किया तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना निकल के आया वहां से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज वहां से उनने कैलकुलेट किया, जो कि क्या था, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर जब हमें पता लग गया कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने की कोशिश की, क्योंकि अब हमारे पास चार्ज भी आ चुका है और चार्ज बाई मास रेशो भी। अगर चार्ज को मैं चार्ज बाई मास रेशो से डिवाइड कर दूं तो चार्ज से चार्ज कट जाएगा यहाँ से,
यानी कि एक तरीके से अगर चार्ज की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Me मीन्स मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियरली समझ आई आपको ये सारी बातें? अगर ये सारी बातें क्लियरली समझ आई है तो ये था पूरा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की पूरी कहानी, पूरा फंडा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। जरा थोड़ा सा थोड़ी बातें चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कवर अप करना है। देखिएगा, डिस्कस करते हैं अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। अब जरा अब प्रोटॉन की डिस्कवरी में क्या हुआ देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। उसी तरीके की एक ट्यूब ली, कुछ ऐसी एक ट्यूब ली गई कुछ इस तरीके की। उस ट्यूब के अंदर वैसे ही कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रोड था वो कैथोड कुछ ऐसे ब्रोकन इलेक्ट्रोड, यानी परफोरेटेड कौन लगाया गया, कैथोड इलेक्ट्रोड लगाया गया ऐसा। ठीक है, कैथोड ऐसा लगाया गया और एनोड कंप्लीट इलेक्ट्रोड था इस बार। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रोड्स का साइन भी वही हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। दिस इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड। अब क्या कर दिया गया है, इसके अंदर गैस भर दी गई, गैसियस पार्टिकल्स हैं। गैस भरी हुई है अंदर इसके। उस गैस के भरने के बाद क्या हुआ, हमें देखने को ऐसा मिला कि जो रेज है ना, इस बार रेज कुछ इस तरीके से इमर्ज आउट होती जा रही है। यानी पहले रेज यहाँ पर टकराई जा करके इन पार्टिकल्स के ऊपर, गैसियस पार्टिकल के ऊपर, और इनको आयोनाइज किया इन पार्टिकल्स को, और आयोनाइज करके कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जनरेट हुए। क्या हुए, पहले एनोड से जो रेज निकली वो गैसियस पार्टिकल पे टकराई, और वो इतनी हाई एनर्जी की पार्टिकल्स थे, रेज थी, कि उनने गैसियस पार्टिकल्स को क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। और उन आयोनाइज्ड पार्टिकल की वजह से क्या हुआ, रेज जैसा दिखने लगा, जो कि रेज कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज रेज जैसा जनरेट हो गया कुछ। और वहीं से क्या हुआ, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ये रेज जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम ही क्या रखा गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम क्या रख दिया गया, इसी का नाम प्रोटॉन रखा गया। अब प्रोटॉन रखा गया तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इनको हम लोग एनोड रेज तो कहते ही कहते हैं, साथ एनोड रेज कहते हैं, और इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम एनोड रे एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है बेटा जी। दीज आर ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज। इनको कैनाल रेज भी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कहा जाता है। अब सबसे मेन बात जो आती है किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने ऑब्जर्वेशन क्या है उस एक्सपेरिमेंट की। तो ऑब्जर्वेशन क्या रही, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो डिपेंड करते हैं किस बात पर, जो नेचर आपने यानी जो गैस लिए उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कैसा बनेगा। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स depends on the nature of gas
टेकन इन दी ट्यूब, ट्यूब के अंदर जो गैस आपने ली उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कैसा बनेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज बने, डबल पॉजिटिव चार्ज बन जाए, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज बन जाए। वो सब बातें किस बात पर डिपेंड करती हैं, वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर ही डिपेंड करती है। हम लोग कह सकते हैं some positively charged particles may carry charge which is multiple of fundamental यूनिट ऑफ चार्ज। यानी जो फंडामेंटल चार्ज होता है हमारा उसके कुछ मल्टीपल में हो सकता है, यानी +1 चार्ज हो सकता है, +2 चार्ज हो सकता है, +3 हो सकता है, इस तरीके से चार्ज हो सकता है। और जो फंडामेंटल चार्ज जनरेट होता है, फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज जो जनरेट हुआ, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो जनरेट हुआ, वो किससे जनरेट हुआ, was generated by hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस इन 1919। और उस फंडामेंटल चार्ज का, फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज जो कि हाइड्रोजन गैस से जनरेट हुआ था, उसी फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज का नाम क्या रखा गया बेटा जी, उसी को ही हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। यानी प्रोटॉन इज द H पॉजिटिव आयन विच इज जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। प्रोटॉन इज डिफाइंड एज द H पॉजिटिव आयन विच इज जनरेटेड फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस। अब बातें करते हैं हम लोग कि भाई ये जो प्रोटॉन जनरेट हुआ, इस प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है। ये चार्ज बाय मास रेशो जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब देखिएगा चार्ज के बारे में पहले मैं बात कर दूं आपसे। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो बेटा जी प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के जस्ट इक्वल ही होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास की बातें जब आती है तो मास जो है प्रोटॉन का वो होता है 1.675 इंटू 10⁻673, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट। मास डिफरेंट होता है प्रोटॉन का, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है, बस अपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये आपको क्लियरली समझ आया तो फिर अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बातें कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता देते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी करने वाले कौन साइंटिस्ट होते थे। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने। जेम्स चैडविक साइंटिस्ट होते थे जिनने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इनने डिस्कवर कैसे किया, एक बेरिलियम एटम लिया, बेरिलियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास 9 होता है, और उस बेरिलियम एटम के ऊपर हाई स्पीड पर मूव करने वाले हीलियम 2He4 और यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज जब लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा अल्फा पार्टिकल बन जाता है। दिस इज द अल्फा पार्टिकल। हाई स्पीड पे मूव करने वाली अल्फा पार्टिकल को क्या करा दिया, हीलियम एटम के ऊपर बम्बार्ड करा दिया। अब हीलियम का जो न्यूक्लियस था वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस किसी भी चीज़ का
या ऐसा समझिएगा, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आप नीचे जो नंबर लिखे हैं, जो एटॉमिक नंबर दोनों के लिखे हैं, इनको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करेंगे तो 6 नंबर आएगा और 6 नंबर पे कार्बन आता है हमारे पास। अब कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, लेकिन ऊपर जब आप नंबर्स का सम करेंगे 9 + 4 इट बिकम्स 13, तो बट द मास ऑफ कार्बन इज 12। नाइट्रोजन इस तरीके से एक अलग तरीके का पार्टिकल निकला N01। अगर हम इसको अब ऐड करें, एडिशन करके देखें, 6 + 0 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा 12 + 1 13, हेयर 9 + 4 इज ऑल्सो 13। ये जो अलग पार्टिकल यहाँ से जनरेट हुआ बम्बार्डमेंट कराने से, किसका बम्बार्डमेंट, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया बेरिलियम के एटम के ऊपर, बेरिलियम के न्यूक्लियस पर, तो एक अलग पार्टिकल, एक नया पार्टिकल जनरेट हुआ जो कि क्या था, न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है। ऐसे पार्टिकल को ही न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया। यही पार्टिकल क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिस पर चार्ज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, लेकिन मास जो होता है ये स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है। इसका मास नियरली इक्वल कह सकते हैं, स्लाइटली 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये मास न्यूट्रॉन का मास है सारा। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? तो ये थी बेटा जी सारे तीनों के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल जो हम लोग कहते हैं, जिनको कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी की बातें, और उनकी डिस्कवरी की बातें सारी मैंने आपको डिस्कस करके बताई है कि कैसे किसको डिस्कवर किया गया, किस पे कितना चार्ज होता है, किस पे कितना मास होता है, किस साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की, ये सब बातें हम लोग समझ चुके हैं। अगर ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि एक ब्रीफ हिस्ट्री है एक तरीके से ये पूरे चैप्टर की। यानी कि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, जो भी पढ़ा, ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट ही है वैसे तो इस चैप्टर के लिए, लेकिन ये डिस्कवरी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चार्जेस, मास, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही यूज़ होने वाली है आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। जब भी हम केमिस्ट्री से डील करेंगे वहाँ पर बार बार इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, चार्ज, सब चीज़ें बार बार डिस्कस की जाएंगी, बार बार यूज़ होंगी। इसलिए आज का जो बेसिक लेक्चर था, बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, इसके अंदर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा। और सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझ लिया आपने तो देखिएगा, अब हम लोग एंड करते हैं आज के लेक्चर को। तो आप लोग ये लेक्चर ज़रूर देखेंगे, और ज़रूर देख करके इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट डाल करके बताएंगे। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है कहीं से भी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। उन क्वेश्चंस को आप रेफ़र कर सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके सामने आती है तो फिर आप उन क्वेरीज़ को क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए लेक्चर के साथ और नए जोश और एंथुजियाज्म के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घर पे रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।